Hello students, myself Vandana Dave from Civil Department. Welcome to our lecture number 15 of Construction Project Management. So today we will discuss about your new unit is unit number 3 is Construction Planning, Scheduling and Time Management. So first of all we discuss about what is the planning. So प्लानिंग क्या है? तो प्लानिंग जो है वो हमने यूनिट नंबर 1 के अंदर देखा था. तो प्लानिंग क्या है? तो कोई भी कंस्ट्रक्शन अगर हमें करना है तो उसका जो वर्क प्लान है वो कैसे रेडी करेंगे, उसको कैसे सिलेक्शन कैसे करेंगे वर्क प्लान का, उसके अंदर जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसका प्लानिंग कैसे करेंगे, तो वो आपका होगा प्लानिंग. इसके अंदर 3 चीज़ें आती है. जैसे कि अगर बोले तो व्हाट टू डू, यानी कि क्या करें, हाउ टू डू यानी कि डिसाइड हो गया है कि क्या करना है तो वो कैसे करें, और व्हेन टू डू यानी कि कब से वो स्टार्ट करें. अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट है तो सबसे पहले वो प्रोजेक्ट में क्या करना है, वो प्रोजेक्ट कैसे हैंडल करना है और कब से वो प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना है, वो पूरा जो हम करेंगे उसको हम बोलेंगे प्लानिंग. क्लियर? तो ये आपका हो गया प्लानिंग. और उसके बाद आपका सेकंड आता है शेड्यूलिंग. तो शेड्यूलिंग क्या है? तो शेड्यूलिंग क्या है यानी कि प्लानिंग हो गया है, उसके बाद उसको हम शेड्यूल कैसे करेंगे, उसको डिसाइड कैसे करेंगे कि सबसे पहले अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो उसके अंदर हमें सबसे पहले अगर साइट सर्वे करना है तो वो कैसे करना है, उसका शेड्यूलिंग करेंगे. उसके बाद कौन सा टर्म आएगा तो वो सर्वे आएगा, तो वो कैसे करना है. क्लियर? साइट प्लानिंग का एक पोर्शन आएगा तो वो कैसे करना है, यानी कि जो शेड्यूल वाइज होता है जिसके अंदर हम टाइम अलॉट करते हैं, तो उसको हम बोलेंगे शेड्यूलिंग. क्लियर? तो अभी हम सबसे पहले जो प्लानिंग है उसके जो स्टेजेस है वो हम देखेंगे. तो नंबर 1 आपका आएगा, ये आपका फर्स्ट पॉइंट है, स्टेजेस ऑफ प्लानिंग. यानी कि प्लानिंग करना है तो उसके लिए कौन कौन से स्टेजेस है. तो इसके अंदर 2 स्टेजेस है. नंबर 1 है प्री टेंडर प्लानिंग, प्री टेंडर प्लानिंग, और नंबर 2 है पोस्ट टेंडर प्लानिंग. फर्स्ट वन है प्री टेंडर प्लानिंग और सेकंड वन है पोस्ट टेंडर प्लानिंग. तो सबसे पहले प्री टेंडर प्लानिंग में क्या होगा वो हम देखेंगे, उसके बाद पोस्ट टेंडर प्लानिंग के अंदर क्या होगा वो हम देखेंगे. तो सबसे पहले प्री टेंडर प्लानिंग किसको बोलेंगे? तो अगर कोई टेंडर, हमें पता है कि हमने जो टेंडर पब्लिश किया है तो वो कहाँ पे पब्लिश करेंगे, टेंडर नोटिस के अकॉर्डिंग वो पब्लिश होगा, वो न्यूज़पेपर में या फिर ऑनलाइन या फिर कोई एडवर्टाइजमेंट में या फिर मैगजीन में आ सकता है. क्लियर? तो हमने टेंडर पब्लिश कर दिया. उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर है वो टेंडर फिल करता है, और फिल करने के बाद वो टेंडर को सबमिट करता है, तब तक का जो प्रोसेस है उसको हम बोलेंगे प्री टेंडर प्लानिंग. यानी कि टेंडर नोटिस से जो सबमिटिंग टेंडर, यानी कि जब टेंडर सबमिट करता है तब तक का जो भी प्लानिंग होता है उसको बोलेंगे प्री टेंडर प्लानिंग. और यहाँ पे कब तक का होगा कि टेंडर सबमिट हो गया, उसके बाद हमने कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया और पूरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो वो आपका होगा पोस्ट टेंडर प्लानिंग. और जो पोस्ट टेंडर प्लानिंग है उसको हम कंस्ट्रक्शन स्टेज या फिर कॉन्ट्रैक्ट स्टेज भी बोल सकते हैं. इसको हम
कंस्ट्रक्शन स्टेज और कॉन्ट्रैक्ट स्टेज भी बोल सकते हैं। क्लियर? तो ये आपका होगा पोस्ट टेंडर प्लानिंग। सो जो अभी आपका जो शेड्यूलिंग है पॉइंट, तो शेड्यूलिंग के अंदर आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एडवांटेजेस ऑफ शेड्यूलिंग, जो आपके बहुत ही ज़्यादा टाइम आपके एग्ज़ाम के अंदर, जीटीयू के एग्ज़ाम के अंदर आ चुका है। तो वो हम देखेंगे, जिसके अंदर 6 to 7 एडवांटेजेस है शेड्यूलिंग के, क्योंकि शेड्यूलिंग आपको क्यों करना चाहिए। सो अभी हम देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ शेड्यूलिंग। सो सबसे पहले कौन सा एडवांटेज है, तो नंबर 1 उसके अंदर देखेंगे हम कि अगर हमने कोई शेड्यूलिंग किया, प्लानिंग के बाद ही आपका शेड्यूलिंग होगा। क्लियर? तो वो शेड्यूलिंग के लिए जितनी भी एक्टिविटी है उसके लिए हम टाइम अलॉट करेंगे। तो टाइम अलॉट करने के बाद उसके अंदर क्या पता चलेगा हमें कि मटेरियल कितना चाहिए, उसके अंदर कौन सी मशीनरी कहाँ चाहिए, कितने लेबर्स चाहिए। तो वो आपका एक एडवांटेज रहेगा शेड्यूलिंग का, टाइम शेड्यूलिंग। यानी कि सबसे पहले उसका आएगा टाइम शेड्यूलिंग। तो कोई भी अगर शेड्यूलिंग कर रहा है तो उसके अंदर सबसे पहले हम टाइम अलॉट करेंगे, उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि इसके अंदर कौन सा मटेरियल जाएगा, किस टाइम पे कहाँ पे कौन से लेबर यूज़ होंगे, कौन सा इक्विपमेंट कहाँ पे यूज़ होगा। तो वो इस शेड्यूलिंग के बाद आपको पता चलेगा। अभी नंबर 2 देखेंगे, तो रिसोर्सिस, यानी कि शेड्यूलिंग करने के बाद आपको पता चलेगा कि आपका रिसोर्सिस का यूज़ कैसे होगा। तो आपका सेकेंड पॉइंट आएगा रिसोर्सिस, यानी कि जो भी रिसोर्सेज आपको यूज़ करने हैं वो टाइम के अकॉर्डिंग आप यूज़ कर सकते हैं, अगर आपका शेड्यूलिंग प्रॉपर हुआ होगा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का। तो उसके बाद है डिले, यानी कि अगर आपने कोई शेड्यूलिंग किया है तो आपकी जो भी एक्टिविटी है वो डिले हो रही है, तो आपको पता चलेगा कि उसके बाद जो भी एक्टिविटी है, अगर मैं आपको कोई एग्जांपल दूँ तो अगर आपने शेड्यूलिंग किया है तो सबसे पहले उसमें किया है सर्वे, उसके बाद किया है साइट क्लीनिंग। क्लियर? तो अगर आपका सर्वे, ये आपका नंबर 1 है शेड्यूलिंग का, और ये आपका नंबर 2 है। तो अगर आपका सर्वे में डिले हो रहा है तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर कितना टाइम लगाएंगे, तो आपका साइट क्लीनिंग का जो प्रोसेस है वो इजीली स्टार्ट हो जाए। तो इसके लिए अगर आपका कोई डिले हो रहा है, कोई भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग कोई भी वर्क अगर आपका डिले हो रहा है, तो वो आपको इजीली, आपको वो फ्लेक्सिबिलिटी के साथ वो आपको हो जाएगा, यानी कि जो प्रोसेस है वो रुक नहीं जाएगी, वो कंटिन्यूसली चलेगी। तो वो आपका डिले नहीं होगा कोई भी प्रोजेक्ट। उसके बाद है एनवायरमेंटल इश्यू, यानी कि अगर कोई एनवायरमेंटल, यानी कि अगर मॉनसून की सीज़न है और बारिश ज़्यादा हो रही है तो आपका कोई वर्क नहीं हो सकता, कंस्ट्रक्शन का कोई वर्क वहाँ पे नहीं हो सकता। तो ऐसे सिचुएशन में भी आपका जो अगर शेड्यूलिंग प्रॉपर होगा तो आप वो ऑटोमेटिकली शेड्यूल कर पाएंगे कि मॉनसून की सीज़न में आपके 2 मंथ या फिर 3 मंथ है वो आपके बिगड़ेंगे ही वहीं पे। उसके बाद है नंबर 5 कि अगर आपका शेड्यूलिंग प्रॉपर होगा तो जो इंटरकनेक्शन है जो भी एक्टिविटी का वो अच्छे से हो पाएगा। विथ एक्टिविटी, यानी कि अगर सर्वेइंग के बाद ही साइट क्लीनिंग है वो आपको पता होगा क्योंकि आपका शेड्यूलिंग प्रॉपर हुआ है। और उसके बाद आपका लास्ट है कि आपको शेड्यूलिंग क्यों करना चाहिए, तो आपकी जो इकोनॉमी, मैक्सिमम इकोनॉमी आपको मिले इसके लिए आपको शेड्यूलिंग करना चाहिए, यानी कि आपके मनी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड ना हो, तो उसके लिए आपको शेड्यूलिंग करना चाहिए। तो ये आपका है एडवांटेजेस ऑफ शेड्यूलिंग।
तो अभी इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट आपका है टाइप्स ऑफ शेड्यूलिंग। वो भी आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। टाइप्स ऑफ शेड्यूलिंग, तो उसके अंदर फर्स्ट है टाइप्स ऑफ शेड्यूलिंग में कंस्ट्रक्शन शेड्यूलिंग, नंबर 2 है मटेरियल शेड्यूलिंग, नंबर 3 है इक्विपमेंट शेड्यूलिंग, उसके बाद है नंबर 4 लेबर शेड्यूलिंग, उसके बाद है नंबर 5 फाइनेंस शेड्यूलिंग। तो आपके टोटल 5 टाइप्स ऑफ शेड्यूलिंग है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके G2 के एग्जाम में 2 मार्क्स में इसको एनालिस्ट करने के लिए भी बोलते हैं कि टाइप्स ऑफ शेड्यूलिंग सिर्फ लिखो। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, तो कंस्ट्रक्शन का शेड्यूलिंग आएगा, उसके बाद मटेरियल का शेड्यूलिंग आएगा, उसके बाद आएगा इक्विपमेंट शेड्यूलिंग, उसके बाद आएगा लेबर शेड्यूलिंग, उसके बाद आएगा फाइनेंस शेड्यूलिंग। तो सभी को हम टर्न बाय टर्न देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो कंस्ट्रक्शन शेड्यूलिंग क्या है, तो वर्ड पर से ही आपको पता चलेगा कि कंस्ट्रक्शन शेड्यूलिंग क्या है, कि जिसके अंदर हम कंस्ट्रक्शन का शेड्यूलिंग करेंगे। कंस्ट्रक्शन का दैट मीन्स कि अगर हमारा कंस्ट्रक्शन हमने किसी कॉन्ट्रैक्टर को दिया है या फिर जो भी हमने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया है, तो उसको कंस्ट्रक्शन से स्टार्टिंग से उसके एंड तक जितनी भी एक्टिविटी है उसका हम शेड्यूलिंग करेंगे, तो उसको हम बोलेंगे कंस्ट्रक्शन शेड्यूलिंग। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, तो अगर हम लिखे कि सबसे पहले अगर हमने अर्थ वर्क हमने सबसे पहले किया एक्सकेवेशन, ये आपकी नंबर 1 एक्टिविटी होगी, नंबर 1 यहाँ पे। 2 आपका होगा फाउंडेशन। तो इसी तरह से आपकी 3, 4 अगर मैसनरी है, उसके बाद मैसनरी सुपर स्ट्रक्चर है, लिंटल है, वो सब कुछ आपकी सीक्वेंस में शेड्यूल किया होगा सभी कंस्ट्रक्शन के स्टेजेस को। उसके बाद क्या क्या होगा कि एक्सकेवेशन का एक्चुअल ग्राफ कितना है और वो एस्टिमेटेड प्रोग्रेस इसका कितना है, यानी कि हमने शेड्यूलिंग किया था, अगर हमने एक्सकेवेशन का शेड्यूलिंग किया था कि 2 वीक में आपके एक्सकेवेशन कंप्लीट हो जाने चाहिए, यानी कि हमने एस्टिमेट लगाया था कि 2 वीक के अंदर आपका जो भी एक्सकेवेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन किसी भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर आपका 2 वीक में नहीं हो रहा, यानी कि आपका 3 वीक हो रहा है, तो आपका एक्चुअल कितना होगा, तो ये आपका एक्चुअल होगा और ये आपका एस्टिमेटेड होगा। क्लियर? तो इसी तरह से फाउंडेशन में भी आएगा। तो ये आपका जो शेड्यूलिंग किया है इसको हम बोलेंगे कंस्ट्रक्शन शेड्यूलिंग। उसके बाद नेक्स्ट है मटेरियल शेड्यूलिंग। तो मटेरियल शेड्यूलिंग कैसे होगा कि जिसके अंदर मटेरियल का शेड्यूलिंग किया हो, जैसे कि अगर सीमेंट बैग है, फिर ब्रिक है, सैंड है, तो वो वीक के अकॉर्डिंग उसका शेड्यूलिंग किया होगा कि सीमेंट बैग एक फर्स्ट वीक है तो उसके अंदर सीमेंट बैग आपकी 3 यूज़ हुई, ब्रिक कितनी यूज़ हुई, तो 4 यूज़ होगी, ये कितना होगा, तो इसके अंदर भी एक्चुअल और एस्टिमेटेड आएगा। उसके बाद आपका है इक्विपमेंट शेड्यूलिंग, यानी कि इक्विपमेंट का शेड्यूलिंग करना है, तो वो भी आपका इजीली हो जाएगा इक्विपमेंट का शेड्यूलिंग। तो उसके अंदर अगर हम देखें तो अगर हमने कोई ट्रांजिट मिक्सचर मंगाया है या फिर बुलडोज़र मंगाया है, तो उसको हम कैसे शेड्यूल करेंगे। तो अगर ट्रांजिट मिक्सचर है तो अगर हम मंथ वाइज देखें तो अगर अप्रैल में आपके 2 ट्रांजिट मिक्सचर चाहिए तो वो आपको पहले से ही अवेलेबल हम कर देंगे। बुलडोज़र अगर आपके जून के अंदर 3 बुलडोज़र चाहिए तो वो पहले से ही शेड्यूलिंग होगा, तो यानी कि जून से पहले अगर बुलडोज़र में कोई भी प्रॉब्लम है या फिर कोई भी मेंटेनेंस करवाना है तो वो हो जाए।
तो इसको हम बोलेंगे इक्विपमेंट शेड्यूलिंग। उसके बाद है लेबर शेड्यूलिंग। तो लेबर शेड्यूलिंग में भी ऐसा ही होता है कि जो भी लेबर है, लेबर के टाइप्स आपको पता होंगे। जो आपका ECV यानी कि एस्टिमेशन कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन की जो सब्जेक्ट था आपका 5th में, उसमें आया था लेबर। तो जिसके अंदर कौन कौन है, तो मेन लेबर होता है, फीमेल लेबर होता है, हेड लेबर होता है, पिस्ती होता है, मैसन होता है। तो वो सब कुछ आपका लेबर में आएगा। तो वो जो भी लेबर है वो आपको कौन से लेबर किस मंथ में कितने चाहिए वो पहले से ही हम शेड्यूल करके रखेंगे, यानी कि आपका लेबर की भी जो भी रिक्वायरमेंट है वो वहाँ पे फुलफिल हो जाए, यानी कि बाद में ऐसा ना हो कि आपको लेबर ना मिले। क्लियर? तो ये आपका होगा लेबर का शेड्यूलिंग। और लास्ट में आपका है फाइनेंस शेड्यूलिंग। तो फाइनेंस शेड्यूलिंग में क्या होगा, तो हम एस्टिमेटेड कॉस्ट यानी कि वो एस्टिमेटेड फाइनेंस डिसाइड करते हैं कि इतने में आपका पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। उसके बाद एक्चुअल कितना हुआ है वो हम देखते हैं, तो उसको हम बोलेंगे फाइनेंस शेड्यूलिंग। तो कोई भी कंस्ट्रक्शन है तो हम ऐसा ही सोचेंगे कि जो भी आपका फाइनेंस हो वो कम से कम यूज़ हो और अच्छे से अच्छा उसमें वर्क मिले। तो इसके लिए हम एस्टिमेटेड कॉस्ट को पहले बनाते हैं, उसके बाद आपका एक्चुअल कितना उसमें मनी स्पेंड हुआ तो वो उसके बाद हम देखते हैं, तो उसको हम बोलेंगे फाइनेंस शेड्यूलिंग। क्लियर? तो ये आपके हैं टाइप्स ऑफ शेड्यूलिंग। उसके बाद आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्लानिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, यानी कि कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे जब आप प्लानिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कर रहे हैं। तो उसके अंदर आपके 5 पॉइंट्स हैं। जो आपका 4M पहले भी आ गया है वहीं आपके फैक्टर्स आएंगे, यहाँ पे फिर से डिस्क्राइब किया है इसको, लेकिन इसके अंदर एक ऐड होगा टाइम। तो नंबर 1 है इसके अंदर टाइम, इसको हम लिखेंगे T। नंबर 2 है मैन पावर, तो इसको हम लिखेंगे M1। नंबर 3 है मशीनरी, तो इसको हम लिखेंगे M2। उसके बाद है मटेरियल्स, तो उसको हम लिखेंगे M3। उसके बाद है मनी, तो उसको हम लिखेंगे M4, यानी कि आपका 4M हो गया यहाँ पे 4M, जिसके अंदर सबसे पहले आएगा मेन पावर, उसके बाद आएगा मशीनरी, उसके बाद आएगा मटेरियल और उसके बाद आपका आएगा मनी, और 4M प्लस T, दैट मीन्स के टाइम। क्लियर? तो अभी हम टर्न बाय टर्न देखेंगे सभी को। तो सबसे पहले आपके कैसे फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे आपका टाइम, तो वो तो आपको पता ही है कि अगर आपका टाइम डिले हो गया तो आपका पूरा का पूरा जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी का शेड्यूलिंग किया है या फिर प्लानिंग किया है उसका कोई भी मीनिंग नहीं है। तो टाइम आपका प्रॉपर होना चाहिए, यानी कि टाइम के अंदर कोई भी आपका डिले नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो टाइम आपका अफेक्ट करेगा ही करेगा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को, क्योंकि अगर आपने कोई भी प्लानिंग किया है लेकिन एज पर टाइम टेबल आपका नहीं हो रहा तो वो आपका कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट डिले होगा ही होगा। उसके बाद है आपका मैन पावर यानी कि M1। तो आपका कोई भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है उसका आपने प्लानिंग किया, शेड्यूलिंग किया, सब कुछ किया, लेकिन उसके अंदर मैन पावर यानी कि लेबर्स, सुपरवाइजर, इंजीनियर्स यानी कि मैन ह्यूमन बींग्स ही नहीं होंगे उसके अंदर अच्छे, तो वो आपका पूरा प्लानिंग फेल है। यानी कि अच्छे मेन पावर उसके अंदर होने चाहिए जिससे आपका जल्दी से जल्दी विद इन टाइम लिमिट आपका पूरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाए। उसके बाद है मशीनरी यानी कि M2। तो M2 में क्या आएगा, मशीनरी आएगी, यानी कि अगर मशीनरी अच्छी नहीं है, हमें पता है कि पहले के कंस्ट्रक्शन में हम मैन्युअली हैंड मिक्सिंग करते थे, लेकिन अभी हमारे पास ट्रांजिट मिक्सचर है जिससे हम ज़्यादा बल्क में भी हम कंक्रीट को मिक्स कर सकते हैं।
तो वो आपका मशीनरी का जो एडवांटेज है वो आपको नहीं मिलेगा, तो आपका जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है वो डिले होगा, क्योंकि मशीनरी से आपका जो भी स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो हाई होगा। उसके बाद है मटेरियल्स यानी कि M3। तो उसके अंदर क्या होगा कि अगर आपका मटेरियल अच्छी तरह से आपको नहीं मिल रही, अगर आपको ब्रिक की रिक्वायरमेंट है और ब्रिक अच्छी तरह से नहीं मिल रही, जो भी मटेरियल है उसका ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा अच्छी तरह से, उसकी मटेरियल की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तभी आपका वो अफेक्ट करेगा आपके प्लानिंग में, जो भी आपने कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी का प्लानिंग किया है उसके अंदर। उसके बाद है लास्ट में आपका मनी, यानी कि मेन उसके है M4, यानी कि आपको पता है कि अगर कोई हम सिक्योरिटी एडवांस लेते हैं, अर्लीस्ट मनी डिपॉजिट भी लेते हैं, मटेरियल एडवांस भी लेते हैं, तो जो भी मटेरियल का एडवांस लिया है या फिर मोबिलाइजेशन भी एडवांस लिया है, तो वो सभी का प्लानिंग अच्छी तरह से होना चाहिए। यानी कि लास्ट में ऐसा ना होना चाहिए कि आपके जो बजट है उसके अंदर कोई आपका मनी पावर ना रहे। यानी कि अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है पूरा, उसको आपने एडवांस भी दे दिया है, ऑनर ने उसको एडवांस भी दिया है, लेकिन वो जो कॉन्ट्रैक्टर है उसने ऐसे ही पैसे दे दिए सभी को, तो वो आपका मनी का जो शेड्यूलिंग होगा वो प्रॉपर नहीं होगा। तो लास्ट में अगर मनी नहीं होगा तो ये कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो ये आपके 5 फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे आपके प्लानिंग को। अगर आपने कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी का कोई प्लानिंग किया है तो उसको आइए आपके 5 फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे। क्लियर? और अभी आपका एक लास्ट पॉइंट है आज के टॉपिक का, वो है मेथड used in planning of construction activity। क्लियर? तो कौन कौन सी मेथड यूज होगी, तो उसके अंदर 2 मेथड यूज हो रही है। फर्स्ट है गैंट बार चार्ट, और सेकंड वन है नेटवर्क टेक्निक। और इसके अंदर भी 2 पार्ट है। नंबर 1 CPM, यानी कि क्रिटिकल पाथ मेथड, और नंबर 2 है PERT, यानी कि प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक्स। तो ये आपके कंस्ट्रक्शन प्लानिंग की 2 मेथड है जो जनरली हम कोई भी कंस्ट्रक्शन जो भी कर रहा है वो आपका यूज़ करेगा। सबसे पहले है गैंट बार चार्ट और नंबर 1 है नेटवर्क टेक्निक। उसके अंदर 2 पार्ट है, CPM है, PERT है। तो इसका फुल फॉर्म आपको खास याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आता ही आता है। CPM का फुल फॉर्म होगा आपका क्रिटिकल पाथ मेथड, और PERT का आपका फुल फॉर्म होगा प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक्स। क्लियर? तो ये आपका ये दोनों का फुल फॉर्म है। तो अभी हम आपका जो नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंदर जो एग्जाम्पल जो CPM यानी कि क्रिटिकल पाथ मेथड के जो टर्म्स है, टेक्निकल टर्म्स, वो भी देखेंगे। उसके बाद जो उसके अकॉर्डिंग जो भी एग्जाम्पल आता है आपका सॉल्विंग का, जो चार्ट सॉल्विंग का जो प्रॉब्लम आता है, वो अभी हम आपका लास्ट लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कंटिन्यू करेंगे। सो टू बी कंटिन्यू द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू फॉर द वॉचिंग एवरीवन।